मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको स्वेज नहर के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। स्वेज नहर का इतिहास केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्ष के संघर्ष, व्यापार और राजनीति की गाथा है। इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। प्राचीन काल, नहर ए फिरोज, कैनाल ऑफ फेरोज। स्वेज नहर का विचार आधुनिक नहीं है। प्राचीन मिस्र के राजाओं ने हजारों साल पहले नील नदी को लाल सागर से जोड़ने की कोशिश की थी। प्राचीन प्रयास 1850 ईसा पूर्व फराओ सेनुत III ने एक नहर बनवाई थी जो नील नदी के जरिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती थी। इस्लामी काल 7वीं शताब्दी में खलीफा उमर के शासनकाल के दौरान भी इस नहर की मरम्मत की गई ताकि अनाज की आपूर्ति की जा सके, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया। आधुनिक निर्माण, फर्डिनैंड डी लेसेप्स का सपना, 19वीं सदी। आधुनिक स्वेज नहर का विचार 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र अभियान के दौरान फिर से उभरा, लेकिन गलत गणना, यह मान लेना कि दोनों सागरों के जल स्तर में 10 मीटर का अंतर है, के कारण रुक गया। सहमति, 1854 फ्रांसीसी राजनयिक और इंजीनियर फर्डिनैंड डी लेसेप्स ने मिस्र के वायसराय सईद पाशा से नहर बनाने की अनुमति प्राप्त की। इसके लिए स्वेज कैनाल कंपनी बनाई गई। निर्माण 1859 से लेके 1869 तक। इसका निर्माण 25 अप्रैल 1859 को शुरू हुआ और इसको बनाने में 10 वर्ष लगे। 15 लाख मजदूरों ने यहाँ पर काम किया। उस समय खुदाई के लिए मशीनों के साथ साथ हजारों मजदूरों के हाथों से मिट्टी हटाई गई। भीषण गर्मी और बीमारियों के कारण हजारों मजदूरों की मृत्यु हुई। उद्घाटन 17 नवंबर 1869 को इसे आधिकारिक तौर से अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। राजनीतिक संघर्ष और राष्ट्रीयकरण। 20वीं सदी, नहर खुलने के बाद यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग बन गई, जिससे ब्रिटेन का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ब्रिटिश नियंत्रण 1875। मिस्र की आर्थिक संकट के कारण ब्रिटेन ने नहर के शेयरों को खरीद लिया और 1882 में मिस्र पर कब्जा कर लिया ताकि नहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीयकरण 1956। मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनका उद्देश्य अस्वान बांध के निर्माण के लिए धन जुटाना था। स्वेज संकट। इसके जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषकर अमेरिका और सोवियत संघ के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद नहर पर मिस्र का पूर्ण अधिकार हो गया। विस्तार और आधुनिक युग, 21वीं सदी। नहर को समय के साथ बड़े जहाज़ों के लायक बनाने के लिए कई बार चौड़ा किया गया। नई स्वेज नहर 2015। मिस्र ने $8 बिलियन की लागत से नहर के हिस्से के समांतर एक और मार्ग बनाया। इससे जहाज़ों के आने जाने का समय 22 घंटे से घटकर 11 घंटे रह गया। एवर गिवन संकट 2021। एवर गिवन नामक एक विशाल जहाज के फंसने से 6 दिनों तक वैश्विक व्यापार ठप हो गया था, जिसने दुनिया को इस नहर की अहमियत फिर से याद दिलाई। मुख्य तथ्य। लंबाई। वर्तमान में इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। बचत। यह यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देती है। प्रकृति। यह एक सी लेवल कैनाल है,
यानी इसमें पनामा नहर की तरह पानी के स्तर को ऊपर नीचे करने के लिए लॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। सुएज नहर का निर्माण 19वीं सदी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती में से एक था। इसे बनाने के लिए न केवल रेगिस्तान की तपती गर्मी बल्कि कई तकनीकी और मानवीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ निर्माण के दौरान आई प्रमुख तकनीकी चुनौतियाँ दी गई हैं। समुद्र के स्थल का भ्रम, द सी लेवल मिथ। निर्माण शुरू होने से पहले सबसे बड़ी बाधा एक वैज्ञानिक गलतफहमी थी। नेपोलियन के समय के इंजीनियरों ने गलत गणना की थी कि लाल सागर का जल स्तर भूमध्य सागर से 10 मीटर ऊंचा है। उन्हें डर था कि अगर नहर खोदी गई तो लाल सागर का पानी उत्तर की ओर बहकर नील नदी के डेल्टा को डुबो देगा। 1840 के दशक में आधुनिक सर्वेक्षण ने साबित कर दिया कि दोनों समुद्रों का स्तर लगभग समान है, जिससे बिना लॉक्स के सीधे नहर बनाना संभव हो पाया। मीठे पानी की भारी कमी, लैक ऑफ फ्रेश वाटर। नहर के मार्ग पूरी तरह नहर बनाने में जो मजदूर थे उन्हें पानी पीने के लिए चाहिए था और उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए ये सोचा गया कि उनके लिए ऊँटों से दूर दूर से पानी की व्यवस्था करी, लेकिन ऊँट से पानी की व्यवस्था उतनी नहीं हो पाई और क्या कहते हैं ये सोचा गया कि उनके पीने के लिए एक स्वीट वाटर कैनाल का बनाया जाना चाहिए। तो यह इसकी भी शुरुआत करी और जो नील नदी से पानी लाया गया और उसकी खुदाई करी और एक पीने का पानी की नहर अलग से बनाई, तब जाके सुएज नहर बनाई जा सकी। वो मजदूरों ने पानी को पिया। शुरुआत में खुदाई का काम पूरी तरह से मानव श्रम पर निर्भर था, जो बहुत धीमा था। चुनौती ये थी कि मिस्र के हजारों गरीब किसान कोरवी लेबर कड़ाके की धूप में टोकरियों और फावड़ों से मिट्टी हटाते थे, लेकिन जब 1864 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इसे जबरन श्रम या फोर्स लेबर कहा गया और इस पर रोक लगी, तो काम रुकने के कारण आया था। तो समाधान क्या हुआ कि फ्रांसीसी इंजीनियरों ने हार मानने के बजाय विशाल भाप से चलने वाले स्टीम ड्रेजर्स लाए और खुदाई की मशीनें विकसित की। यह इतिहास में पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने मशीनों ने मानव श्रम की जगह ली, जिससे काम की गति कई गुना बढ़ गई। भौगोलिक बाधाएं क्या थी? द टेरेन चैलेंजेस जो थे, नहर का मार्ग सीधा नहीं था। इसमें कई तरह की ज़मीनें थी, जैसे रेतीले टीले की खुदाई करनी पड़ती थी। खुदाई के दौरान रेत वापस गड्ढे में गिर जाती थी, जिससे उससे स्तर रखना मुश्किल था। चट्टानी इलाके थे, शालूफ जिसे कहते हैं, जैसे क्षेत्रों में ज़मीन बहुत सख्त और पथरीली थी, जिसे तोड़ने के लिए उस समय के हिसाब से बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत थी और बारूद की ज़रूरत थी, और बारूद से विस्फोट करने की ज़रूरत पड़ी। और बीच में उनकी बिटर लेक्स थी, खारी झीलें थी। रास्ते में सूखी और खारी झीलों के आने से कई बार ऐसा होता था कि उसमें समुद्र का पानी फ्रेश छोड़ा जाता था। तो एक बार समुद्र का पानी फ्रेश छोड़ा तो वो तुरंत इवापोरेट हो गया, वाष्पीकरण हो गया, और उसके कारण नमक की मोटी परत जमने लगी, जिसे हटाने में एक बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पर आई। तो इस प्रकार से ये भी हुआ। और महामारी और मृत्यु दर, बहुत बड़ी महामारी भी जिससे मृत्यु दर वहाँ बहुत बड़ी, मजदूर बेचारे बहुत मारे गए। और तकनीक बाधाओं के साथ साथ प्रकृति का भारी प्रकोप वहाँ पर देखा गया। 1863 से 1865 के दौरान निर्माण शिविरों में हैजा, कोलेरा भी फैला, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ भी फैली। इन बीमारियों और कठिन परिस्थितियों के कारण अनुमानित 1,20,000 मजदूरों की जान गई। हालांकि आधिकारिक आंकड़े जो हैं इससे कम बताए जाते हैं, लेकिन 1,20,000 के आसपास
ये मजदूर मर गए। अंततः 10 साल की कड़ी मेहनत से उस समय हिसाब से लगभग 10 करोड़ डॉलर, जो आज के हिसाब से अरबों डॉलर के बराबर हैं, खर्च करने के बाद 164 किलोमीटर लंबी यह नहर तैयार हुई। इससे साबित कर दिया कि सही इंजीनियरिंग और मशीनीकरण से भूगोल को बदला जा सकता है। निश्चित रूप से वर्तमान में इतने विशाल जहाज़ों को इस सकरी नहर से निकालने वाला चमत्कार से कम नहीं है। 1869 की तुलना में आज की तकनीक और चुनौतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। यहाँ आधुनिक स्वेज नहर के संचालन की 3 सबसे बड़ी तकनीकें दी गई। नंबर 1, एवर गिवन संकट और बैंक इफेक्ट 2021। क्या हुआ कि 2021 में जब एवर गिवन जहाज फंसा था तो दुनिया ने बैंक इफेक्ट के बारे में जाना। क्या थी चुनौती वहाँ पर? जब एक विशाल जहाज जैसे 400 मीटर लंबा ये सकरी नहर से गुजरता है तो उसके पीछे और किनारों का पानी कम दबाव की वजह से जहाज के जो पिछला हिस्सा होता है वो नहर के किनारे की ओर खींचने लगता है। इसे रोकने के लिए पायलट की मदद ली जाती है। स्वेज नहर प्राधिकरण SCA के विशेष पायलट जहाज पर चढ़ते हैं और वे कैप्टन को बताते हैं कि गति और स्टीयरिंग को कैसे नियंत्रित करना है ताकि जहाज बीच में बना रहे। ड्रेजिंग और गहराई का प्रबंधन। कांस्टेंट ड्रेजिंग। नहर कोई स्थिर सड़क नहीं है। रेगिस्तान की रेत लगातार उड़कर इसमें गिरती रहती है। तकनीक क्या है कि स्वेज नहर में दुनिया की सबसे शक्तिशाली कटर सक्शन ड्रेजर तैनात रहते हैं। यह मशीन 24 घंटे नहर के तल से मिट्टी और रेत निकालती रहती है ताकि गहराई हमेशा 24 मीटर बनी रहे। महत्व है इस बात का कि इसकी गहराई के कारण आज के सुपर मैक्स जैसे जहाज जिसमें हजारों कंटेनर लदे होते हैं बिना जमीन से टकराए निकल जाते हैं। कॉन्वे सिस्टम और रडार ट्रैकिंग। कॉन्वे सिस्टम और रडार ट्रैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। नहर इतनी चौड़ी नहीं है कि 2 विशाल जहाज एक दूसरे के बगल से गुजर सकें, इसलिए यहाँ ट्रैफिक सिग्नल की तरह एक सिस्टम काम करता है। तकनीक क्या है? तकनीक है जहाज़ों को कॉन्वॉय काफिले में भेजा जाता है। उत्तर भूमध्य सागर से आने वाले जहाज एक साथ चलते हैं और दक्षिण लाल सागर से आने वाले जहाज दूसरे समय पर चलते हैं। ग्रेट बिटर लेक में क्या है कि नहर के बीच में एक बड़ी सी झील है जो पासिंग लेन का काम करती है। यहाँ एक तरफ से जहाज रुकते हैं ताकि दूसरी तरफ के जहाज निकल सकें। पूरा ट्रैफिक VIMIS वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक रडार तकनीक से नियंत्रित होता है जो हर जहाज की सटीक लोकेशन ट्रैक करता है। टगबोट्स की सुरक्षा। टगबोट्स क्या होती हैं? टगबोट्स वो होती हैं जो जहाज बीच में फंस जाते हैं तो उनको जो खींचते हैं उसको टगबोट्स कहते हैं। तो टगबोट्स की सुरक्षा में यह है कि हर बड़े जहाज के आगे और पीछे शक्तिशाली टगबोट्स लगे रहते हैं, चलते हैं। और हर बड़े जहाज के साथ, क्योंकि वो जहाज जब भी मडी वाटर या कहीं पर फंस जाता है तो वे उसको वहाँ पर खींचते हैं, उसकी का पैसा भी वो लेते हैं। और यदि जहाज का इंजन फेल हो जाता है या हवा के तेज झोंके से उसे किनारे की ओर धकेला जाता है तो ऐसे में वे टगबोट्स उसको ताकत प्रदान करती हैं और वो नावें जहाज को धक्का देकर खींचकर आगे निकाल ले जाती हैं। 2021 के संकट के बाद मिस्र ने और भी अधिक शक्तिशाली टगबोट्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि 2015 में बनाई गई नई स्वेज जो नहर है, जो 35 किलोमीटर के हिस्से में 2 वे 2 तरफा ट्रैफिक संभव उसने कर दिया है, जिससे अब हजारों जहाज़ों को इंतजार नहीं करना पड़ता। स्वेज नहर के इतिहास का सबसे रोमांचक और हैरान कर देने वाला किस्सा
पीली फ्लीट, येलो फ्लीट की कहानी है, जो 1967 के युद्ध के दौरान घटी थी। तब हुआ यह था कि जब दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग अचानक 8 साल के लिए एक नहर बंद डेड एंड बन गया। यहाँ पर ऐतिहासिक घटना और युद्ध की रोमांचक जानकारी इस प्रकार है कि क्या हुआ कि 1967 का युद्ध और अचानक लगी ब्रेक। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों मिस्र, सीरिया, जॉर्डन के बीच 6 दिवसीय युद्ध 6 डे वॉर शुरू हुआ। क्या हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, सुएज नहर के पूर्वी किनारे तक पहुंच गया। मिस्र का कदम। इजरायली जहाज़ों को रोकने के लिए मिस्र ने नहर के दोनों सिरों पर पुराने जहाज पुल के हिस्से और समुद्री बारूदी सुरंग माइंस बिछाकर पूरा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। तो पीली फ्लीट क्या है? व्हाट इज पीली फ्लीट? द येलो फ्लीट है ना। इसकी कहानी बहुत रोचक है। ये है कि जब नहर बंद हो गई थी तो 15 अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज नहर के बीच में ग्रेट बिटर लेक में फंस गए थे। उन्हें लगा कि रास्ता 1-2 दिन में खुल जाएगा, लेकिन वे वहाँ 8 साल तक फंसे रहे। ये क्या समय था? 1967 से लेके 1975 तक वे वहाँ फंसे रहे। इसे पीली फ्लीट क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि रेगिस्तान से उड़ती हुई पीली रेत ने इन जहाज़ों को पूरी तरह ढक लिया था, जिससे वे दूर से पीले दिखाई देते थे। और इन 8 सालों में वहाँ फंसे हुए अलग अलग देशों, ब्रिटेन, जर्मन, पोलैंड, ये जो नाविक थे और वो जो उसमें जहाज़ में काम करने वाले वर्कर थे, कर्मचारी थे, इन्होंने आपस में मिलकर एक समुद्री समुदाय बना लिया था। उन्होंने अपनी डाक टिकटें भी बनाई, अपना खुद का ओलंपिक खेल 1968 में आयोजित किया। जहाज़ के बीच फुटबॉल मैच और पार्टियां भी होती रही। अतः 1975 में यह नहर खुली। 15 में से केवल 2 जहाज ही अपने इंजन के दम पर वापस लौट सके, बाकी सबको खींच कर ले जाना पड़ा। 1973 का युद्ध और ऑपरेशन बदर नामक फिर से खोलने के लिए 1973 में एक और भीषण युद्ध हुआ, जिसे योम किपर युद्ध कहा जाता है। इंजीनियरिंग का कमाल। मिस्र की सेना ने इजराइल द्वारा बनाई गई रेत की विशाल दीवार बरलेव लाइन को तोड़ने के लिए शक्तिशाली वाटर कैनन, पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ ही घंटों में क्या किया कि रेत की दीवार को पानी की थार से काट कर नहर पार कर ली। इस युद्ध में बाद समझौता हुआ। इस समझौते के कारण 1975 में सुएज नहर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए फिर से खोला जा सका। एक और छोटा लेकिन चर्चित किस्सा एक और है, एवरगिन 2021, जो हाल ही की बात है। तो आधुनिक समय में मार्च 2021 में एवरगिवन नामक एक विशाल जहाज के फंसने से पूरी दुनिया की सांसें थम सी गई। प्रभाव क्या हुआ इसका प्रभाव ये हुआ कि लगभग 400 जहाज कतार में खड़े हो गए पीछे आगे। दबाव इसमें क्या था कि हर घंटे वैश्विक व्यापार को लगभग $400 मिलियन यानी 3300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। अब ये जहाज को निकालेंगे कैसे? तो बहुत सोचा गया, बहुत समझा गया कि कैसे निकलेगा। फिर वैज्ञानिकों ने युक्ति लगाई। उन्होंने कहा हम चाँद की मदद लेंगे। चाँद की मदद कैसे लेंगे? चाँद की मदद इन्होंने ऐसे ली, आपको याद होगा कि जब हाई टाइड होता है ना समुद्र में, ज्वार, तो उसका इन्होंने फ़ायदा ले लिया। ज्वार और भाटा तो आप लोग जानते ही हैं। तो हाई टाइड के दौरान जब पानी का लेवल ऊपर उठ गया, तब जहाज को धक्का मारा गया और तब जहाज को हिलाया जा सके, तब जहाज को वहाँ से खींचा। तो चाँद की मदद ली गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुएज नहर का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक फ्रांसीसी राजनयिक, मिस्र के शासकों और लाखों मजदूरों के सामूहिक और विवादित प्रयास का परिणाम था। विवादित इसलिए कि कई बार इसमें तो ऐसा भी था कि ब्रिटेन इस सुएज नहर को बनाने ही नहीं दिया। ब्रिटेन इतना चालाक, उसने इसका विरोध किया, बनाने नहीं दिया। और जब बन गया तो उसने क्या कहते हैं,
मिस्र के तमाम शहरों को खरीद के और उस पर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटेन के लोग इतने होशियार हैं, देखो, ठीक है। तो ब्रिटेन के लोग तो इतने होशियार हैं कि इनका तो एक ज़माना था जब इनका सूरज ही नहीं डूबता था। ये क्या कहते हैं, पूरे विश्व में इनका राज था। जिस भी धरती में सूरज उगता था वहाँ इनकी सरकार होती थी। इसलिए गोरे अंग्रेजों का कहा जाता है कि विश्व के बड़े दिमागदार लोग हैं। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर खेल खेला। पहले उसको स्वेज नहर को बनने नहीं दिया, फिर वो बन गई तो उसको उन्होंने खरीद लिया। तो अब ये एक बात है कि ये किसने बनाई और किसके नेतृत्व में बना। तो इसमें क्या था कि जो चर्चित चेहरा है वो फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे। इनका मास्टरमाइंड था। और फर्डिनेंड डी लेसेप्स एक फ्रांसीसी राजनीतिक थे। वे इंजीनियर तो थे नहीं थे, लेकिन उनमें अद्भुत प्रशासनिक क्षमता थी। और उन्होंने मिस्र के तत्कालीन वायसराय सईद पाशा, जो उनके पुराने मित्र थे, को इस परियोजना के लिए राजी किया। और 1858 में यूनिवर्सल स्वेज शिप्र कैनाल कंपनी का गठन इन्होंने किया। इसके बाद मुख्य निवेश फ्रांस का था इसमें, जबकि मिस्र ने जमीन और मजदूर मुहैया कराए। निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा था कि निर्माण 25 अप्रैल 1859 को शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 10 साल लगे और 1869 तक इसको बना लिया गया। तो मानव श्रम और जबरन मजदूरी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जबरन मजदूरी भी देखने को मिली। जो ये वो थे किसान लोग थे, उनसे जबरन मजदूरी कराई गई। शुरुआती वर्षों में तकनीक बहुत कम थी। मिस्र की सरकार ने हर महीने गरीब किसान, जिन्हें फलाहील कहा जाता है, को जबरन काम पर भेजा। उन्होंने खुदाई की। मजदूरों ने कुदाल, फावड़े और अपनी हथेलियों से रेत खोदी। वे टोकरियों में भर भर कर मिट्टी बाहर निकालते थे और उनको पीने की पानी की बड़ी समस्या थी। वहाँ पानी उपलब्ध नहीं था। रेगिस्तान में तो दूर दूर से ऊँट के जरिए वहाँ पर पानी लाया गया और उन्होंने ऊँट के जरिए अपर्याप्त पानी को जैसे तैसे पिया। उसमें किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो बड़ी ख़राब स्थिति हो गई। फिर नील नदी से एक अलग से कैनाल निकाली गई पानी पीने की। फिर वो पानी इनके मजदूरों का काम आया और क्या कहते हैं, ये काम आगे बढ़ता गया। फिर बाद में क्या हुआ कि मजदूरों की एक कमी भी हुई, क्योंकि उस समय सोवियत रूस में एक आंदोलन चला कि 8 घंटे की मजदूरी, 8 घंटे का काम और 8 घंटे का आराम जो था, उसकी वजह से कि लेबर की घंटे की संख्या बढ़ाओ। पूरे वर्ल्ड में वो आंदोलन सक्रिय था। उसके दबाव में क्या हुआ कि मजदूरों की शॉर्टेज हो गई। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर भाप के इंजन से वो ज़मीन खोदी गई और विशाल ड्रेजर मंगाए और उन्होंने मशीनों ने ज़मीन खोदी और इन मशीनों ने काम का जी गति जो थी वो 10 गुना बढ़ा दी। मशीनों ने कुल 7.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी को उन्होंने लगभग 5 करोड़ घन मीटर मिट्टी उन्होंने वहाँ पर से निकाल दी। 7.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी में से टोटल जो 7.5 करोड़ घन मीटर थी, उसमें से 5 करोड़ घन मीटर मिट्टी सिर्फ इन मशीनों ने ही हटा दी। तो ये था उसमें वो मशीनों का बहुत प्रभाव रहा और इस प्रकार से ये निर्माण कार्य आगे चलता रहा। तो अंतिम मिलान और उद्घाटन क्या था कि 15 अगस्त 1869 को भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी का आपस में मिला दिया गया। लागत उस समय इसके बनने की लागत करीब $100 मिलियन खर्च हुए, जो बजट से दोगुना था। उद्घाटन कब हुआ? 17 नवंबर 1869 को एक भव्य समारोह के साथ इसे खोला गया। फ्रांस की महारानी यूजीनी, एम्पायर ऑफ फ्रांस, एम्प्रेस यूजीनी का इसमें उन्होंने
वो जहाज में सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक थी। और निर्माण की कीमत जो है वो मानवीय और आर्थिक में ये था कि नहर सिर्फ पैसों की ही बदौलत नहीं बनी, बल्कि खून पसीने से बनी। मजदूरों की मौत हुई, 1,20,000 मजदूर मरे। अत्यधिक गर्मी, हैजा, कॉलरा महामारी से ये लोग बेचारे मरे। इस नहर को बनाने के चक्कर में मिस्र जो देश था, जो बहुत पैसे वाला देश था, वो कर्जदार हो गया। इसे अंततः उसने अपने हिस्से के शहर ब्रिटेन को बेचने पड़े, जिससे ब्रिटेन का इस पर कब्जा हो गया। नक्शा इसका ये था कि जो फर्डियस डी लेप्स जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने इसका नक्शा बनाया था और मिस्र के मज़दूरों ने इसको बनाया। और फ्रांस और ब्रिटेन की तकनीक और पहले हाथ से खुदाई की, फिर भाप की मशीनें चली। लेकिन ब्रिटेन ने इसका शुरुआत से और बाद तक उन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने इस परियोजना को संकट में डाला। स्वेज नहर संकट, स्वेज कैनाल क्राइसिस इतिहास के 2 प्रमुख रूपों में देखा जाता है। यह एक ऐतिहासिक युद्ध जिसे दुनिया की राजनीति बदल दी, और दूसरा वर्तमान का नौवहन शिपिंग संकट जिसने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया। ये दोनों ही इस प्रकार हैं। जो आधुनिक जो संकट था, लाल सागर की सुरक्षा चुनौतियां 2023 से 26 तक जो अभी जो चल रहे हैं, उसमें क्या है कि वर्तमान में जो स्वेज नहर एक नई प्रकार की संकट से जूझ रही है, जो मुख्य रूप से लाल सागर में हुती रेबल्स द्वारा जहाज़ों पर किए जा रहे हमलों के कारण हो रहे हैं। ये और हमास और संघर्ष के जवाब में यमन के हुती गुट ने लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां जैसे मैट्स और CGM ने अपने जहाज़ों को स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप लंबा रास्ता वाले लंबे रास्ते से भेजना शुरू कर दिया है। आर्थिक नुकसान भी इससे हो रहा है। इससे शिपिंग की लागत बढ़ गई है और माल पहुंचने में 10 से 15 दिन की देरी हो जा रही है। मिस्र की अर्थव्यवस्था जो स्वेज नहर के राजस्व पर निर्भर है, उसे 2024 और 25 में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मिस्र क्या इससे लेवी वसूलता है, टोल चुंगी वसूलता है हर जहाज़ों से। तो अब जहाज़ वहाँ से कम आ रहे हैं, पूरा अफ्रीका के चक्कर काट के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी इनकम भी वहाँ कम हो रही है। और अप्रैल 2026 में क्या है कि जब जहाज़ों ने फिर से इस रास्ते का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, सैन्य तनाव और ऊंचे बीमा इंश्योरेंस के खर्च के कारण अभी वो मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाया है। और एक ऐतिहासिक संकट पुराना भी था जो 1956 में यह था कि प्रसिद्ध राजनीतिक सैन्य संकट था, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस के वैश्विक शक्ति के अंत में शुरुआत की थी। ऐसा भी पहले भी हुआ था। शुरुआत 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया था, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस नाराज हो गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया था। अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में आकर हमलावर देशों को पीछे हटना पड़ा। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया के सुपर पावर नहीं रह गए। इस संकट के बाद मिस्र का नहर पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। यह अरब राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। स्वेज नहर का महत्व क्या है? वो यह है कि यह एशिया और यूरोप के बीच का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। दुनिया ने कुल व्यापार का लगभग 12 से 15% वैश्विक तेल आपूर्ति एक बड़ा हिस्सा इसी नहर से गुजरता है। अगर यह नहर बंद होती है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। स्वेज नहर से गुजरना दुनिया की सबसे बड़े टोल प्लाजा से गुजरने जैसा है। मिस्र ने यह नहर सोने की खदान है मिस्र के लिए, क्योंकि वो उससे बड़ी लेवी वसूलते हैं, बड़ा पैसा वसूलते हैं और टैक्स वसूलते हैं, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ इसके
टोल टैक्स फीस और कमाई के लिए कुछ हैरान करने वाले आंकड़े हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक औसत बड़ा कंटेनर जहाज वो क्या है कि स्वेज नहर पार करने का $4 लाख लगभग 4 लाख से लेकर $7 लाख तक वो लेवी देता है, टैक्स देता है। और जब बड़े जहाज जैसे एवर गिवन जैसे तो $1 मिलियन यानी 8.3 करोड़ रुपए तक देते हैं। तो ये टोल टैक्स कैसे तय होता है? ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। नहर का किराया किसी एक देश की मुद्रा करेंसी के आधार पर नहीं तय होती, बल्कि SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के आधार पर ये होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बनाई गई एक बास्केट करेंसी है, जिसमें डॉलर, यूरोप, युआन और एन पाउंड में शामिल है। किराया जहाज के वजन कितना टन का जहाज है उससे तय होता है, और वो क्या माल लेकर जा रहा है उस पर तय होता है। उसकी मंजिलें कितनी है इस पर तय होता है, और जो सालाना कमाई है, एनुअल रेवेन्यू है, वो करीब एक साल में $10 बिलियन लगभग 83,000 करोड़ रुपए की कमाई ये मिस्र देश को हो रही थी। लेकिन जो भी हालिया जो संकट पैदा हुआ है 2024-26 के कारण, तो मिस्र का में ये बहुत आर्थिक संकट आ गया है। राजस्व में काफ़ी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जहाज यहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, वो बहुत लंबी यात्रा अफ्रीका होते हुए जा रहे हैं। इससे उनका समय तो मैंने बताया था 10-15 दिन ज़्यादा हो रहा है, और माल लेट भी हो रहा है, और कोई माल अगर ख़राब होने वाला जहाज़ों में है तो वो भी एक संकट है। और इस प्रकार अब क्या करें, जान है तो जहान है, और नहीं तो या वहाँ पर हुती विद्रोही और अन्य तमाम जो उलझने हो रही हैं उसके कारण अपनी ज़िंदगी को बचाने और माल को बचाने और जहाज़ को बचाने के लिए वे उतना लंबी यात्रा कर रहे हैं। इस पर पूरा सभी लोग परेशान हैं। और नहर पार करने से पहले कंपनी को यहाँ पर पूरी राशि जमा करनी पड़ती है, और इस स्वेज नहर में, वो भी मैं स्वेज नहर वाली मामला है उसको बता रहा है। और कोई जहाज यदि बगैर भुगतान दिए तकनीक रूप से ख़राब हो गया, या रास्ते में या उसने लेवी नहीं दी, टैक्स नहीं दिया, या ख़राब हो गया, तो उस पर भारी जुर्माना लग जाता है। एक उदाहरण इसमें यह है कि 2021 में जब एवर गिवन नामक जहाज़ इसमें फंसा, तो लगभग 900 मिलियन का मुआवजा देने की मांग उठी। हालांकि तब ये जहाज़ नहीं दे पाया, और फिर उसका समझौता भी अभी तक नहीं हो पाया है। कंपनियां इतना पैसा कैसे देंगी बताइए? इतना भारी टोल टैक्स के बावजूद कंपनियां रोज़ स्वेज नहर को ही क्यों चुनती हैं? क्योंकि कारण यह है कि ईंधन की बचत होती है। अफ्रीका का जो चक्कर है केप ऑफ गुड होप लाने में उन्हें 10-15 दिन ज़्यादा लग जाते हैं, और समय समय पर जो ये जहाज़ हैं इतना बड़ा चक्कर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उतने में उनकी बच जाएगा तो एक चक्कर और मार लेंगे इधर से। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये स्वेज नहर से ही जाया जाए, लेकिन वहाँ पर इस समय ये दिक्कतें हो रही हैं। और करीब $5 लाख तक टैक्स देना पड़ता है वहाँ पर। लाखों डॉलर के अतिरिक्त ईंधन और चालक दल का खर्च से तो सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि वो इधर से घूम के जाएंगे तो उसमें दिन भी महंगे होंगे और वो ईंधन भी लगेगा जहाज़ का। तो उस हिसाब से तो स्वेज नहर ठीक है, पैसा दिया तो जो भी हुआ समझ तो बचता है। तो ये है। और अच्छा एक चीज़ और है, जो मैंने बताया ना, जो इसमें रास्ते में जो जहाज़ फंस जाते हैं तो उसको निकालने के लिए जो स्पेशल जो पायलट उसमें चढ़ते हैं, अगर वो रात भर उस जहाज़ में रह गए तो उसको नाइट सरचार्ज भी उस जहाज़ वाले को, उस पायलट को देना पड़ता है। इस प्रकार कई बाधाएं तो इसमें हैं ही। और मैं प्रारंभ से मैं भी और बीच में भी मैंने इसमें एक बताया कि ब्रिटेन ने बहुत इसमें चालाकी की। उसने क्या किया कि ये जो हमारी ब्रिटेन है, महाशक्ति है, इसने इसको बिल्कुल बनने ही नहीं दिया। तो ब्रिटिश ने इसका कड़ा विरोध किया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया, और भले ही ब्रिटेन इस नहर का सबसे बड़ा उपयोग करता है, लेकिन 1850 के दशक में उसने इसके निर्माण में के खिलाफ बहुत सारा व्यवधान पैदा किया। ब्रिटेन को डर था कि अगर ये नहर बन गई तो
उस समय ब्रिटिश उपनिवेश पूरे विश्व में था, तो वो सोच रहे थे कि यहाँ से पहुँचने का आसान रास्ता हो जाएगा और इससे फ्रांस का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो वर्चस्व जो था, नौसैनिक वर्चस्व क्या था कि ये जो ब्रिटेन था ये अपना ही वर्चस्व वहाँ पर चाहता था, और इसलिए सब लोगों को बोलता था कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होके लंबे रास्ते से जाओ। तो इस प्रकार की बातें हैं, और लगभग मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं। और क्योंकि उतना परिपूर्ण मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी कुछ किताबों से इधर उधर से चीज़ें एकत्र करके प्रयास किया है। तो मेरी यदि कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और मेरा अपने प्रिय छात्रों से निवेदन है कि वे मुझसे भी आगे बढ़ें और अच्छा पढ़ें और अच्छी अच्छी किताबों से और अच्छा ज्ञान हासिल करें, जो कई चीज़ में आपको नहीं यहाँ पर बता पाया। तो आप क्या कहते हैं, और किताबों का अध्ययन करें और अपना ज्ञान आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मैं कोई और टॉपिक लेके आपके साथ सम्मुख फिर से आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।